सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू FinTube। माय नेम इज़ अंकुर सिंह। आज डेट है 8th ऑफ अक्टूबर। दिस इज़ सैटरडे। और आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे और मार्केट में किस तरह से हमारा अगला व्यू हो सकता है, अगले स्टेप्स हो सकते हैं। और ये इट विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर रादर दैन द रेगुलर वीडियोस। थोड़ा सा रेगुलर वीडियो से थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज दिस इज़ वीकली एनालिसिस। कौन कौन से ग्लोबल इवेंट्स हैं जो अभी इफ़ेक्ट कर रहे हैं इंडिया आजकल। एक्चुअली मोर और लेस ग्लोबल इवेंट से ज़्यादा ड्रिवन हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़ और ऑल्सो द इकोनॉमिक इवेंट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट में फेडरल रिज़र्व के रेट हाइक्स की जो न्यूज़ है, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे ओपेक कंट्रीज़ की जो ऑयल एक्सपोर्ट पे डिसीजन लिया गया है, जो रिस्ट्रिक्शन के डिसीजंस लिए गए हैं, वो इंडिया के लिए ये सारे फैक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अभी यूएस में एक जॉब डेटा आया है तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूएस मार्केट के लिए एज वेल एज फॉर इंडियन मार्केट because as we know that we also know that this US market is known as mother of all market। और लास्ट फ्राइडे को जो यूएस मार्केट में क्लोजिंग हुई थी वो काफ़ी डराने वाली थी फॉर इंडियन मार्केट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर यूएस विक्स में काफ़ी तेज़ी से उछाल आया, 31 पॉइंट्स का उछाल। सो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3% की तेज़ी देखी गई यूएस विक्स में। वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ थी, तगड़ी थी। और डॉलर इंडेक्स अगेन शूटिंग अपसाइड 112 के आसपास, 112.13। इंडियन यूएसडी आईएनआर आपको हैरान कर देने वाले ऊंचाइयों पे जा रहा है। तो इंडियन डॉलर यूएसडी आईएनआर जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि आईटी कंपनीज़ के लिए कुछ राहत क्रिएट कर सकता है, बट दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर आईटी कंपनीज़। और देखना ये होगा कि ये कितना पेन क्रिएट करेगा बिकॉज इंडिया का ऑलमोस्ट, देखिए मैक्रो लेवल पे हम बात करेंगे आज वीकली एनालिसिस में, इंडिया का ऑलमोस्ट 85% क्रूड इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और क्रूड प्राइसेस अभी करंटली आप देख रहे होंगे कि क्रूड प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को 4 to 5% की इंक्रीज़ देखी गई थी क्रूड ऑयल प्राइसेस में। ठीक है, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे। और उसके और रीज़न क्या है उसके ऊपर जाने का? ओपेक कंट्रीज़ ने, ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ऑयल एक्सपोर्ट पे टू बूस्ट अप द प्राइसेस। तो ऑयल का एक्सपोर्ट अगर इन कंट्रीज़ से नहीं होगा तो जो भी प्रेजेंट ऑयल है या जो भी थोड़ा मोड़ा ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे 100 बैरल पर डे करते थे अगर, तो इन्होंने उसको 20 बैरल कर दिया हो। अगर सपोज़ अगर 20 बैरल कर दिया हो तो ये 20 बैरल्स के डॉलर टर्म्स में काफ़ी महंगे आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी बिडिंग काफ़ी महंगी होगी। और दिस स्ट्रेटजी हैज़ बीन स्पेशली यूज टू बूस्ट अप दीज ऑयल प्राइसेस। तो इंडिया में जो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट होगा ये काफ़ी नेगेटिव स्टैंस क्रिएट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इफ़ेक्ट होगा, जिसको व्यापार घाटा हम कहते हैं, वो भी इफ़ेक्ट होगा। और दूसरा, डॉलर टर्म्स में हमारी करेंसी पे इस पे दोहरा आघात लगेगा, क्योंकि हम उनसे डॉलर टर्म्स में ही ऑयल की परचेजिंग करते हैं। तो हमारी जो रिज़र्व करेंसी जो हमारी है यूएसडी आईएनआर, वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अभी 82 पहुंच गई है और हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन ओपेक कंट्रीज़ को। एक मैक्रो इफेक्ट ये हो गया। दूसरा, जो फ्राइडे को डेटा रिलीज़ किया था यूएस
गवर्नमेंट की तरफ से। जॉब्स डेटा वहाँ के काफ़ी ठीक ठाक आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3.5% की अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज़ दिखा गया। अब इसकी मैथमेटिक्स समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अगर 3.5% का डिक्रीज़ दिखा गया है, यानी कि अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड थे तो उसमें से 3.5% तो अप्रॉक्सीमेटली 97% लोग ही अब अनएम्प्लॉयड हुए हैं। 3 लोगों को जॉब मिल गई है। अब ये 3 लोग जब जॉब मार्केट में जाएंगे तो जॉब मार्केट में ये जाएंगे, इन्हें सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे और उन्हें खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे। अभी क्या सिनेरियो बनता है? इससे पहले एंटिसिपेशन क्या था? यूएस में जो ब्रोकरेज हाउसेस थे या इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये एंटिसिपेशन था कि जॉब्स डेटा काफ़ी बुरे आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ दिखेगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक ठाक रहा, काफ़ी अच्छा रहा और लगभग 3.5% का डिक्रीज़ देखा गया। तो जॉब्स डेटा के हिसाब से वहाँ ठीक ठाक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। फेडरल रिज़र्व या अदर इंस्टीट्यूशंस का मतलब अदर इंस्टीट्यूशंस, फेडरल रिज़र्व तो नहीं कहेंगे, अदर इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकरेजेस हाउस और जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनका ये मानना था कि जॉब्स डेटा काफ़ी बुरा आएगा और उसकी वजह से फेडरल रिज़र्व ये जो उसकी रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक की जो पॉलिसी है उस पर रिकन्सीडर करेगा और उसमें कुछ रिलीफ देगा। लेकिन अब फेडरल रिज़र्व इस अपनी जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो पॉलिसी है उसको रिलीफ देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स डेटा काफ़ी ठीक ठाक आया है और लोगों में जब ये जो 100 लोग में से हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि ये जो 3 लोग हैं जिन्हें जॉब मिलेगी वो भी पैसा खर्च करेंगे, तो मार्केट में फिर से ये इन्फ्लेशन को बूस्टअप करेगा। वेयर एज फेडरल रिजर्व का एक ही मोटिव है, टू कर्व दिस इन्फ्लेशन एट एनी रेट। सो फेडरल रिजर्व अगेन रेट हाइक्स के बारे में कंसीडर करेगा और नवंबर के आसपास फेडरल की शायद मीट होने वाली है, नवंबर में मिड में या फिर लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग में। विल लुक एट दैट इन लेटर। बट यहाँ पे जो फेडरल रिज़र्व का स्टैंस होगा कि ये जो जॉब्स डेटा पॉजिटिव जॉब्स डेटा है, हालांकि इसको डबल एज्ड स्वॉर्ड कहेंगे, क्योंकि दो धारी तलवार कहेंगे, क्योंकि उनका जॉब्स डेटा काफ़ी अच्छा आया है और उसके चलते उनकी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। ये इंडियन मार्केट के लिए भी इफ़ेक्ट करेगी और इसलिए करेगी क्योंकि देखिए जॉब्स डेटा ओवरऑल सिर्फ यूएस की इकोनॉमी को ही इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारा डायस्पोरा जो है यूएस में जॉब करता है और जिसका बहुत सारा रिमिटेंस इंडिया में आता है। हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर वहाँ की इकोनॉमी ही डाउन क्रंचिंग होगी या फेडरल रिज़र्व अपनी रेट हाइक्स पे रिकन्सिडरेशन करता रहेगा या उसको मेंटेन रखेगा, तो इकोनॉमी पे वो एक बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो ये हो गया मैक्रो लेवल पे एक चर्चा। आइए देखते हैं इंडेक्सेस में किस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स हमने चेक कर लिया, क्रूड ऑयल भी चेक कर लिया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और लास्ट फ्राइडे को जो सिंगापुर SGX निफ्टी था उसने ये 250 पॉइंट्स के अपने अपर लेवल से 250 पॉइंट्स का मूव डाउन साइड दिखाया और दैट्स नॉट बिग मैटर फॉर अस, बट द रियल पेन इज़ हियर। डाउन जोन्स ने जो क्लोजिंग दी थी लगभग 630 पॉइंट, लगभग 2% की, और सबसे ज़्यादा पेन देखा गया था नैस्डैक में, और नैस्डैक में 3 to 4% तक का डाउन साइड देखा गया था। नैस्डैक में ये डाउन साइड देखने का एक और रीज़न भी है। एक रीज़न ये है कि यूएस में भी जो चिप्स की शॉर्टेजेस हैं वो यूएस में भी फेस किए जा रहे हैं और सैमसंग और अदर टेक कंपनीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ जो हैं जो चिप्स प्रोवाइड करती हैं, उनमें भी अभी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कुछ स्लो डाउन देखा गया है। तो नैस्डैक में जब ये डेटा रिलीज़ हुआ तो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड की तरफ ये चीज़ देखी गई। अभी भी एप्पल प्लस गूगल और अभी इंडियन आईटी कंपनीज़ का एक वो
क्वार्टर रिजल्ट्स अब आने शुरू हो जाएंगे और देखना ये होगा इंटरेस्टिंग कि ये इफ़ेक्ट इन कंपनीज़ पे किस तरह से पड़ता है। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनका ज़्यादा काम ये चिप्स बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि इंडियन मार्केट मंडे को किस तरह से खुलती है और ओवर द वीकेंड, यानी कि ये आपके सैटरडे को और संडे को ग्लोबल इवेंट्स किस तरह से प्ले आउट होते हैं मार्केट में। तो ये भी, इस पे भी हमें अपनी नज़र रखनी पड़ेगी, राइट। नाउ लेट्स चेक अ लिटिल बिट levels for the longer time frame in especially in Nifty, Bank Nifty first। तो बैंक निफ्टी में हमने पहले भी देखा था वीकली लेवल्स पे कि अपने टॉप से इसने एक रिवर्सल दिया है, और अगर इसे हम डेली में कन्वर्ट करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको एक क्लियरली यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पॉइंट दिख रहा होगा, राइट। तो दैट मे बी अ मेजर कंसर्न फॉर इंडियन मार्केट, और हमारा स्टैंस अभी हल्का बेयरिश ज़रूर है, और हम अपनी ओवरनाइट पोजीशंस में 39,500 की पुट्स कैरी करके गए हैं, which was around 580, approximately 580। सो देखना होगा कि ये किस तरह से प्ले आउट होती है मार्केट में। अगर बहुत ज़्यादा पेन करेगी वी विल कट विद लॉस, और अगर प्रॉफिट में गई तो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस 39,500 पुट्स। सो इस 39,500 की पुट्स के साथ हम कंटिन्यू करना जारी रखेंगे। ये जो एक रिवर्सल दिख रहा है, शायद ये कंटिन्यू करे, और अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये एक हालांकि ये इसे आप एक बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को बुलिश एनगल्फिंग का मेन कंसेप्ट शायद वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग कहीं पे भी बन जाए। बुलिश एनगल्फिंग, सबसे पहले बात तो ये कि ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि पूरी कैंडल की विक भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है उसकी, क्यों जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे उसकी स्टडी कर रहे हों। इन विक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन विक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट हुई है और उसके बाद इसका एक्टिवेशन हो गया है एक बियरिश स्टैंस के बाद, उसके बाद भी एक बुलिश कैंडल तो है लेकिन इसका स्टैंस बियरिश ही है, और उसके बाद जो ग्लोबल इफ़ेक्ट बन रहे हैं वो कुछ इसी तरह से बन रहे हैं कि मार्केट में हल्की सी बियरिशनेस ज़रूर होगी। तो अभी के लेवल पे, अगर वीकली लेवल पे देखा जाए, मार्केट ने क्लोजिंग दी है, कल की क्लोजिंग दी है 39,178 के आसपास, और अगर हम कहीं 39,800 को ब्रेक करते हैं, नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू डेली टाइम फ्रेम। अगर हम कहीं भी 39,800 को ब्रेक करते हैं विद द हैमर कैंडल ऑफ ऑन 15 मिनट, चलिए पहले देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम किधर लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर है अब कि हम लॉन्ग करने के लिए किसी भी हालत में डेली टाइम फ्रेम पर 39,600 से ऊपर की क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट को। डेली बेसिस पे 39,600, रिमेंबर द थिंग, ऑन डेली क्लोज।
तभी हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे, या मोर स्पेसिफिकली 39.7 to 39,600, 39,600 स्पेशली ऑन डेली बेसिस क्लोज वी नीड, हमें 39,600 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज चाहिए टू लॉन्ग द मार्केट को बाई करके जाने के लिए। और शॉर्ट करने के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं 38,700 to 38,800, 38,700 to 38,800 पे हम कंसीडर कर सकते हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। और उसके बाद हम ये 38,400, 38,000 और 37,600 तक को टच कर सकते हैं। So these are the levels on daily basis. Now let's what is going on with intraday level और shorter time frame पे हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मंडे मार्केट में इंट्राडे लेवल पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो मंडे को अभी की क्लोजिंग है अराउंड 39,200 या 39,780। मंडे की मार्केट के लिए 39,450 to 39,430 is going to be the major resistance for बैंक निफ्टी। और इसके बाद हमारा मेजर रेजिस्टेंस बनता है अराउंड 450 to 400 फर्स्ट रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद 39,650 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस, राइट। support 39,000 is the major support because it's a round number। और इसके बाद हमारा एक सपोर्ट बनेगा 38,800 के आसपास। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 38,600 वी कैन ईजीली टच दिस 38,600 लेवल्स, एंड देन 38,380, yeah, to be more specific it is 38,300। so these are the intraday levels for बैंक निफ्टी। मैं फिर से रिपीट करूँगा इन लेवल्स को। इंट्राडे लेवल पे यानी मंडे जब 10 अक्टूबर को हमारा मार्केट ओपन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबल क्यूज़ और इंटरनल सिचुएशन, हम एक बार फिर इसको रिविज़िट करेंगे अपने प्री मार्केट रिपोर्ट में। बट उससे पहले जो वीकली एनालिसिस है उसके बेसिस पे मार्केट के प्रेडिक्शन या मार्केट को एंटिसिपेट करने की कोशिश हमारी यही है कि मार्केट जब ओपनिंग देगा लगभग 39,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट का सेकंड रेजिस्टेंस होता है 39,600 एंड 650 के आसपास। अगर डाउन साइड में मार्केट हम सपोर्ट अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये 39,000 इज़ द मेजर सपोर्ट बिकॉज इट्स राउंड फिगर नंबर, और इसके बाद हमारा 38,800 एक सेकंड सपोर्ट बनता है, 38,600 एंड देन 38,400 अप्रॉक्सीमेटली, या टू बी मोर स्पेसिफिक 38,380 levels। So these are the major support and resistance for 10th of October। Now let's see what is kept there in Nifty। निफ्टी में हमारे लिए क्या रखा है उसको चेक कर लेते हैं। निफ्टी लेवल पे जो वीकली एनालिसिस बेसिस है उसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये लोअर हाई लोअर लोज पैटर्न कंटिन्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रयास किया गया था मार्केट के द्वारा कि इस हाई को अपसाइड में ब्रेक कर दें, बट
थोड़े से अप मूव के बाद ये फेल कर गया और दिस लो इज़ लोअर देन दिस लो, दिस लो इज़ लोअर देन दिस लो, दिस लो इज़ लोअर देन दिस लो, दिस लो इज़ लोअर देन दिस लो। एक्चुअली ये हाइज़ हैं, सो इसको फिर रिकरेक्ट कर लीजिएगा कि दिस हाई इज़ लोअर देन दिस हाई एंड दिस हाई इज़ लोअर देन दिस हाई। सो लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न लोअर हाई एंड लोअर हाई, लोअर लो और लोअर लो का पैटर्न अभी भी जारी है मार्केट में। अब ये जो बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है, इससे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसकी चर्चा हमने आज के प्री मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीविजिट दैट वीडियो। और हम यहाँ पे भी चर्चा कर देते हैं कि ये कैश सेगमेंट में बहुत तगड़ी बाइंग के चलते हुआ है। ये कैंडल क्रिएट की गई है, स्पेशली क्रिएट की गई है बाय द इंस्टीट्यूशंस टू पंप एंड डंप, टू पंप एंड डंप द रिटेलर्स स्पेशली। और देखना होगा कि हमारा सोचना सही है या नहीं, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कहता कि हम हमेशा सही जाते हैं, और अगर आप इस तरह का सोचते हैं तो भी गलत है, बिकॉज आई हैव ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग। और इस बात की 1000% संभावना हो सकती है कि मैं मार्केट में गलत हूँ। तो हम सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। नाउ लेट्स सी हाउ FIIs हैव डन लास्ट डे। We will look at this in between। और निफ्टी लेवल पे अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से अगर आपको एक रिवर्सल दिख रहा हो, शायद ये जो हैमर पैटर्न है और उसके बाद ये एक्टिवेशन है, इस कैंडल का एक्टिवेशन अपर साइड में, जो जिसकी चर्चा हम एक कैश बाइंग के रूप में कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है और ये बॉटम फिशिंग करने की बात कही जा सकती है। और थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलेंगे मंडे की ओपनिंग के बारे में चर्चा करने के लिए। तो निफ्टी लेवल पे एक फ्लैट क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, अपने प्रीवियस क्लोज से एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, फ्लैट ही कहेंगे इस क्लोजिंग को। तो उतनी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है जितनी कि लोगों में एंटिसिपेट की गई थी इन लोअर लेवल से, राइट। नाउ व्हाट आर द लेवल्स? तो निफ्टी के लेवल्स तो इंटैक्ट हैं अपनी जगह, जो पिछले एक हफ्ते से चले आ रहे हैं कि 17,450 to 400 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। 17,400 to 450 is the major resistance for Nifty here। और अगर 17,500 के ऊपर ऑन द डेली बेसिस निफ्टी क्लोजेस 17, रिमेंबर द थिंग, 17,500 के ऊपर ये जो लेवल है, 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो वी कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग अप टू दिस 17,800 लेवल। काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से इस लेवल, इस रेंज में टहल रहा है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उतनी तेज़ी मार्केट में आने के लिए हम उस हिसाब से नहीं सोच रहे हैं और मार्केट में हल्की सी बियरिशनेस होगी, just looking at the global views and also the data like FIIs। So
व्हेन वी टॉक अबाउट द सपोर्ट इन बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 17,200 टू 150, 17,200 टू 150, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें जो दिख रहा है अभी। फर्स्ट सपोर्ट ये हमारे लिए बनता है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन वी कैन ईजीली रीच अप टू दिस 17,150 लेवल्स, 17,150 टू 160 लेवल्स, ईजीली वी कैन टच इट। और अगर मार्केट में बियरिशनेस के स्टैंस काफ़ी ज़्यादा हुए ऑन मंडे मार्केट, देन डेफिनेटली वी शुड रीच अप टू 17,030 levels. So these are the levels for tomorrow, that is open market में जब 10 अक्टूबर को हम खुलेंगे तो मार्केट में हमारे कुछ इस तरह के लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्रिएट करेंगे, और मार्केट इसके बीच भी काफ़ी देरी तक होवर कर सकती है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी प्रेजेंट देयर एंड इन लाइव मार्केट। और देखना ये होगा कि ओवर दिस वीकेंड 2 दिनों में कौन कौन से ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, राइट। सो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस निफ्टी लेवल 17,450 टू 400 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस। 17,500 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देती है तो मार्केट बहुत आसानी से 17,800 टू 17,750 को क्रॉस टच कर सकती है। डाउन साइड में 17,200 टू 250 200 to 250 is kind of support for market, immediate support for market। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है किसी भी हैमर कैंडल या फिर इन बुलिश बियरिश इनगल्फिंग कैंडल से अगर मार्केट क्लोज करती है 15 मिनट पे बियरिश इनगल्फिंग लाइक दिस, किसी भी बियरिश इनगल्फिंग का एक्टिवेशन होता है 15 मिनट कैंडल पे, तो वी कैन डेफिनेटली शॉर्ट दिस मार्केट अप टू दीज लेवल्स विच इज़ 17,180, और अगर इसको भी हम ब्रेक करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली क्लोज दिस 17,000, वी कैन डेफिनेटली टच दिस 17,030 levels. So these are the weekly analysis of Nifty, Bank Nifty and also the global events. Now let's see what is going on with this FII's data. FII data शायद activities and segments, सात अक्टूबर 7th of October आप यहाँ पे देख रहे होंगे FIIs ने सेलिंग की है लगभग 2200 करोड़ रुपए की। DIIs उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर चुके हैं, लगभग 500-550 करोड़ की बाइंग की है। और हम FIIs के साथ यहाँ पे जाना चाहेंगे, और हल्की सी बियरिशनेस जो हम एक एंटिसिपेट करके चल रहे हैं वो देख सकते हैं, और उसी के चलते हमने मार्केट में 39,500 की पुट कैरी की है ऑन बाइंग साइड। देखना होगा हम इसे प्रॉफिट में काटते हैं या लॉस में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास अभी के लेवल पे। जो क्रूड प्राइसेस हम डिस्कस कर रहे थे वो अपने मंडे से लेके लास्ट मंडे से लेके अभी तक, यानी कि वीकेंड तक लगभग 17% की उसमें अप स्विंग देखा गया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्रूड चार्ट। मैंने शायद आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे एक क्रूड चार्ट भी शेयर किया था, और उसका रीज़न हमने उससे काफ़ी पहले डिस्कस कर लिया था अपने टेलीग्राम और अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, और दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू टू लर्न दिस मार्केट ट्रेंड एंड ऑल्सो the catch the patterns of market
and also to cover the global events and domestic events. So now we are going to move towards the crude chart. क्रूड की ग्रोथ आप देख सकते हैं, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था करीब 83 के आसपास, और उसके बाद से आप इसके जंप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें MCX चार्ट पे, तो सेम हमारा आइडेंटिफिकेशन लेवल लगभग 68 to 69,000 के आसपास, 68 to 6900 के आसपास था। और तब से लेके अब तक हमने लगभग 17% की ग्रोथ देखी है, विच इज़ द सिंगल लार्जेस्ट वीक अपराइज इन ऑयल प्राइसेस सिंस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। एक वीक में 17% की इतनी तगड़ी ग्रोथ, एक वीक में ये जो 17% की ग्रोथ है, लास्ट टाइम हमने सिर्फ रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है तभी देखी थी, और उससे पहले नहीं देखी थी। और देखना होगा कि ये आने वाले समय में किस तरह से प्ले आउट होती है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन वीकली एनालिसिस. I hope you are learning from my videos and also from my Telegram channel. I would again request you, if you have not joined this, you can easily join it. The links are already given in the description below. अगर आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन की है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये लर्निंग और एनालिसिस पसंद आ रही हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.